site resistance considered. There are two failure criteria. There are two failure criteria or design criteria of foundation. First is shear criteria, second is settlement criteria. First is shear criteria, second is settlement criteria. According to shear criteria, next point, according to shear criteria, according to shear criteria, according to shear criteria, the safe pressure which is permitted, the safe pressure which is permitted at the base of foundation, the safe pressure which is permitted at the base of foundation is considered at the base of foundation without danger of shear failure, without danger of shear failure, is known as safe bearing capacity. Is known as safe bearing capacity. Next point. According to settlement criteria, according to settlement criteria, the safe pressure which is permitted at the base the safe pressure which is permitted at the base
of foundation is called allowable bearing pressure. Is called allowable bearing pressure. तो ध्यान रखना, जब भी प्रेशर नाम आए मतलब सेटलमेंट क्राइटेरिया है, और जब भी कैपेसिटी नाम आए मतलब शेयर क्राइटेरिया है. According to settlement criteria, the safe pressure which is permitted at the base of foundation is called allowable bearing pressure. Is called allowable bearing pressure. तो ध्यान रखना, जब भी प्रेशर नाम आए मतलब सेटलमेंट क्राइटेरिया है, और जब भी कैपेसिटी नाम आए मतलब शेयर क्राइटेरिया है. The permissible load on the base of footing. Next point. The permissible load on the base of footing is minimum of about 2 criteria. The permissible load at the base of footing is minimum of about 2 criteria. अब समझना सारी बात क्या लिखी हमने लिखा कि 2 क्राइटेरिया होते हैं, शेयर क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया. तो कितना प्रेशर दे फुटिंग को कि वो सेटलमेंट में फेल नहीं करे, अपने परमिसिबल सेटलमेंट को क्रॉस नहीं करे, तो वो हो जाएगा अलाउबल प्रेशर. तो अब खुद सोचो ना, ये फाउंडेशन है, ये सेटल कब करेगी? जब मैं लोड अप्लाई करूंगा. ये सेटल कब करेगी? जब मैं लोड अप्लाई करूंगा. मतलब इसको मैं दबाऊंगा, तो मैं इसको कितना दबाऊं कि परमिसिबल सेटलमेंट से पार ना करे, तो वो सेफ बेयरिंग प्रेशर आ गया. लेकिन नीचे जो सॉइल है उसकी शेयर स्ट्रेंथ आप खुद से भी निकाल सकते हो. फाउंडेशन बनाओ मत बनाओ, आप तो सॉइल पकड़ के ले आओ, C5 निकालो, शेयर स्ट्रेंथ निकाल लो उसकी. भाई सॉइल 5 मीटर नीचे है ग्राउंड के, 5 मीटर नीचे है ग्राउंड के, 5 मीटर नीचे आपने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दिया. उस सॉइल को लैब में आ गए, उसका ट्रायक्सियल टेस्ट किया, C5 निकाल दिया, तो C आ गया. इफेक्टिव स्ट्रेस आप जानते हो 10/5. तो इस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ आपको पहले से पता है, मतलब आपको इसकी कैपेबिलिटी तो पहले से पता है. इसलिए बोला सेफ बियरिंग कैपेसिटी विल बी फ्रॉम द शेयर क्राइटेरिया. हाउ मच प्रेशर टू बी अप्लाइड विल बी फ्रॉम द सेटलमेंट क्राइटेरिया. तो हम कितना लोड अलाउ करेंगे जिससे ये दोनों में फेल ना हो, इन दोनों का मिनिमम हो गया. भाई मान लो सेटलमेंट में, मान लो अगर मैं 1000 किलोमीटर का लोड देता हूं तो सेटलमेंट में फेल कर जाती है, और ये अगर मैं 700 किलोमीटर का लोड देता हूं तो उसकी शेयरिंग कैपेसिटी से बाहर हो जाता है. तो भाई मैं 700 से कम ही अप्लाई करूंगा ना. सही बात है, ये बात हो. लिखिए टाइप ऑफ शेयर फेलियर. टाइप ऑफ शेयर फेलियर. टाइप ऑफ शेयर फेलियर. टाइप ऑफ शेयर फेलियर लिखिए. फर्स्ट वन इज जनरल शेयर फेलियर. पहला है जनरल शेयर फेलियर.
इट अकर्स इन डेंस सॉइल whose ID is more than 70%. ID याद है आपको? ID याद है? डेंसिटी इंडेक्स, अगर 70% से ऊपर का डेंसिटी इंडेक्स होता है तो वो उसमें जनरल शेयर फेलियर आता है। कैसा आता है ये देखते हैं। तो जनरल शेयर फेलियर कुछ इस तरह का है कि डेंस सैंड है, देखो नीचे सैंड कैसी है? डेंस है। नीचे सैंड कैसी है? अरे डेंस है भाई। तो पहले तो मैं उसके हिसाब से बना देता हूं इसको। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और ये आपकी फुटिंग है, डेंस सैंड है। जैसे ही लोड लगा इसके ऊपर, अब खुद सोचना एक बार, डेंस सैंड के ऊपर हम लोड लगा रहे हैं तो एक का एक तो फेल नहीं होगी वो, और ना ही वो ग्रेजुअल फेल होगी, उसमें तो ब्रिटल फेलियर आता है। क्योंकि डेंस सैंड, मैंने आपको एग्जांपल दिया था गुड़ का, जैगरी गुड़, तो जैगरी को अगर आप दबाते हो तो ऐसे फेल नहीं होता वो, लेकिन एकदम से खट करके फेल होगा। क्योंकि वो फेल नहीं हो रहा आपके लोड लगाने के बाद भी, इसका मतलब उसका एक एक कण, एक एक मिट्टी का पार्टिकल आपको रेजिस्टेंस इंपार्ट कर रहा है, तभी तो नहीं हो रहा है। आप लोड कहां से लगा रहे हो? ग्राउंड से। इसका मतलब ग्राउंड सरफेस तक स्ट्रेस बढ़ता है। एक एक पार्टिकल आपके रेजिस्टेंस, आपके लोड को रेजिस्ट कर रहा है। ग्राउंड सरफेस तक स्ट्रेस बढ़ता है इसमें। अब क्योंकि ग्राउंड सरफेस तक स्ट्रेस बढ़ गया तो यहां से सॉइल हल्की हल्की फूलने लगती है, इसको हम हीविंग बोलते हैं। तो जो पहला जोन ऑफ द फेलियर बनता है, इसमें सबसे पहला ये इलास्टिक जोन ऑफ द फेलियर बनता है, फिर ये रेडियल जोन ऑफ द फेलियर बनता है, और उसके बाद रेडियल जोन ऑफ द फेलियर बनता है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन आती है अप टू द ग्राउंड लेवल। अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं, डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी के लिए सिर्फ मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज अ काइंड ऑफ जोन ऑफ फेलियर हियर, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फर्स्ट जोन। ये सबसे पहला जोन है इलास्टिक फेलियर का, क्योंकि इतना ही पोर्शन बस सेटल होगा अगर आपने लोड हटा दिया तो। इतना ही पोर्शन बस सेटल होगा क्योंकि इलास्टिक जोन है। इससे बाहर चले गए तो ये प्लास्टिक जोन आ गया, मतलब अब आपको कोई नहीं बदल सकता, अब आप फेलियर की तरफ जा रहे हो, और फिर ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये फेलियर का पैटर्न आया है, कैसा है डिटेल में देखेंगे हम इसको, ठीक है। बाकी ये जनरल शेयर फेलियर कहलाता है। तो जनरल शेयर फेलियर के सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है कि क्योंकि इतना डेंस सॉइल में आता है, इसलिए स्ट्रेस जोन रीच्ड अप टू ग्राउंड लेवल। अब क्योंकि रीच्ड अप टू ग्राउंड लेवल है, इसलिए हीविंग कैन अकर, at top heaving can occur। और सेटलमेंट क्या आएगी? एक्सेसिव नहीं आएगी, बहुत ही छोटी सेटलमेंट आएगी। एक्सेसिव सेटलमेंट विल नॉट अकर। एक्सेसिव सेटलमेंट विल नॉट अकर। फिर आता है लोकल शेयर फेलियर। अच्छा, अगर मैं इसका सेटलमेंट का डायग्राम बनाऊं, इसका मतलब कैसा आएगा सेटलमेंट का डायग्राम? दैट सेटलमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये लोड है, ये सेटलमेंट है, इस तरह का डायग्राम आएगा कि आप लोड बढ़ाते जाओ, फिर सडनली क्या कर जाओगे? सेटल कर जाओगे। सेटलमेंट का वैल्यू कम होगा, लेकिन एकदम पिन पॉइंट फेलियर आएगी। तो स्ट्रेस जोन विल रीच अप टू द ग्राउंड लेवल। दूसरा आता है लोकल शियर फेलियर। लोकल शियर फेलियर यह आता है ऐसी सॉइल में, इट अकर्स इन लूज सॉइल जिसका आईडी जो है 30 से लेकर 70 के बीच में। अब 30 से लेकर 70 के बीच में है, मतलब लूज से मीडियम डेंस हो गई है, लूज भी नहीं हुई और पूरी डेंस भी नहीं, मीडियम डेंस हो गई। अब क्या होगा? अब स्ट्रेस जोन ग्राउंड लेवल तक नहीं इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप लूज हो, तो आप कंटिन्यूस सेटलमेंट ले सकते हो। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो इसका डायग्राम ऐसा आएगा। पहले तो ये इलास्टिक फेलियर जोन आएगा, और उसके बाद हल्का सा ये प्लास्टिक फेलियर जोन आएगा। वहां तक ग्राउंड लेवल तक स्ट्रेस जोन पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उतना रेजिस्टेंस ही नहीं है, लूज सॉइल है, आराम से फेल हुए जा रही है, ग्रेजुअली फेल हुए जा रही है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस जोन will not reach up to ground level, so no heaving, so heaving नहीं आएगी, excessive settlement आएगा, या कह दो कि comparatively more settlement, comparatively more settlement। और ये तो हमने उसमें भी देखा है, अर्थ प्रेशर में भी देखा है, डेंस सॉइल में वैसे ही आपका स्ट्रेंथ का वैल्यू कम है, और लूज सॉइल है तो उसकी शियरिंग रेजिस्टेंस वैसे ही कम है, शियरिंग स्ट्रेंथ कम है, तो अपने आप लोड के नीचे फेल होते ही जाओगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है। डेंस की तो आपकी शियरिंग रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो आपको रोकने वाले ही बहुत लोग हैं। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं लोकल शेयर फेलियर का, ये तो ये हो गया जीएसएफ के लिए, ये हो गया डायग्राम जीएसएफ के लिए। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसको फेल करने के लिए लोड कम चाहिए लेकिन कंटिन्यूस फेलियर आएगा, लोड भले ही कम चाहिए लेकिन कंटिन्यूस फेलियर आएगा, और क्लियर कट कोई पॉइंट ऑफ फेलियर ही नहीं है। क्लियर कोई आपको अगर पॉइंट ऑफ फेलियर निकालना, यू हैव टू ड्रॉ द टू टेंजेंट एंड यू नीड टू कैलकुलेट, और यहां तो आप देखोगे तो एकदम क्लियर कट पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो जीएसएफ में क्लियर कट पॉइंट ऑफ फेलियर भी होता है, क्लियर कट पॉइंट ऑफ फेलियर। यहां नो, ये पहले तो लिख देता हूं, एलएसएफ का है, लोकल शेयर फेलियर, नो क्लियर कट पॉइंट। नो क्लियर कट पॉइंट ऑफ फेलियर। अरे शेयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं संदीप, बोले समझ में नहीं आ रहा। शेयर स्ट्रेंथ में क्या बताऊं मैं, लूज सॉइल उसकी स्ट्रेंथ कम है तो कंटिन्यूस सेटलमेंट करती जाएगी, कंटिन्यूस सेटलमेंट कर रही है मतलब रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा मतलब स्ट्रेस नहीं आ रहा। स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है। डेंस सॉइल कंटिन्यूस सेटलमेंट नहीं करती क्योंकि वो डेंस है, तो इसका मतलब पूरे ग्राउंड तक जहां से आप लोड लगा रहे हो वहां तक आपको स्ट्रेस मिल रही है। अब क्योंकि स्ट्रेस मिल रही है तो हल्की सी हीविंग आएगी, यहाँ पे बस हल्की सी हीविंग आएगी। आप खुद सोचो ना, कोई चीज सेटल नहीं हो रही है, आप दबा रहे हो तो क्या करेगा, फूलेगा ना। यहाँ से आप दबाए जाओ वो फेल नहीं हो रही, तो यहाँ से हल्का सा फूलेगा, और क्या। क्लियर।
पंचिंग shear failure, पंचिंग shear failure, पंचिंग shear failure लिखिए, पंचिंग shear failure यहां बना देता हूं पंचिंग shear failure, ठीक है। इट अकर्स इन वेरी लूज सॉइल, इट अकर्स इन वेरी लूज सॉइल, पंचिंग shear failure, it occurs in very loose soil and in deep foundation. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट अपने सोइल फाउंडेशन का है ही नहीं, डीप फाउंडेशन का है। और इन वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज सॉइल का मतलब क्या है, आईडी लेस देन 30, मतलब यहाँ तो स्ट्रेस डेवलपमेंट कुछ होगा ही नहीं, यहाँ तो स्ट्रेस छोड़ो ऐसी शेयर कर देगी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेसिव सेटलमेंट यू विल फाइंड। लेट अस से दिस इज द एल लेंथ ऑफ द पाइल, तो ये तो ऐसे ही सेटल कर जाएगा, डायरेक्टली सेटल कर जाएगा इस तरह से पूरा नीचे, बिल्कुल लूज सॉइल है, पैर डाला अंदर चला गया। एक्सेसिव सेटलमेंट, इन दिस केस एक्सेसिव सेटलमेंट यू विल फेस, कोई इलास्टिक जो अगर कुछ नहीं, एक्सेसिव सेटलमेंट, वो भी बहुत ही कम लोड पे। लूज सॉइल पे खड़े हो सीधा धंस जाओगे, बहुत ही कम लोड पे, मतलब इसका अगर कर्व बनाया जाए, इसका अगर कर्व बनाया जाए तो इसका तो ऐसा आएगा। ये है पीएसएफ, पंचिंग shear failure, पंचिंग shear failure। नो टिल्टिंग नो हिविंग लिख सकते हो, नो टिल्टिंग नो हिविंग, कुछ नहीं, सीधा का सीधा अंदर, बहुत ही लूज सॉइल है। लिखिए हेडिंग डालिए, Tarzagi's assumption for shallow foundation। Tarzagi's assumption for shallow foundation. Write down all the assumptions. Write down all the assumptions. First, applicable only for shallow foundation.
is applicable only for shallow foundation. Next, base of foundation should be considered rough. Base of foundation should be considered rough. Footing is to be considered strip. Footing is to be considered strip. Footing is to be considered strip. Next, shear resistance. Next, shear resistance. Shear resistance of base is only considered. Shear resistance of base is only considered. And adjacent soil, and इसी में कंटिन्यू करना, adjacent soil and adjacent soil is removed from foundation, and applied as a surcharge. Next, water table is considered beyond the stress zone. Water table is considered beyond the stress zone. Next, centric load is only considered. Centric load is only considered. Centric load is only considered. And ground level considered as horizontal. Centric load is only considered and ground level considered horizontal. And ground level considered horizontal. Last, general shear failure. Last is general shear failure. General shear failure is only considered. General shear failure is only considered. अब इन सारी बातों को समझते हैं कि टर्ज़ागी जी ने क्या बोला। सबसे पहले तो टर्ज़ागी जी की जो थ्योरी है शैलो फाउंडेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ शैलो फाउंडेशन के लिए बेस्ड है।
और उसमें भी केवल जनरल शेयर फेलियर, मतलब कि डेंस सॉइल के लिए। कुल मिला के जैसी लोकल शेयर फेलियर आएगा, मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मोर ओवर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप फुटिंग के लिए सुटेबल है। स्ट्रिप फुटिंग वो होती है जिसमें लेंथ ऑफ फाउंडेशन बहुत ज्यादा होता है, किससे? विड्थ से। स्ट्रिप फुटिंग मतलब कि विड्थ हो गई मान लो 4 मीटर या 2 मीटर और लेंथ हो गई 20 मीटर, तो वो स्ट्रिप फुटिंग कहलाएगी। जैसे आपकी स्केल होती है, तो स्केल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप ही बोलते हैं। स्केल क्या होती है? स्ट्रिप होती है। तो विड्थ छोटी है, लेंथ लंबी है, तो ये रेशियो अगर बहुत ज्यादा हुआ तो स्ट्रिप फुटिंग हो गई। ठीक है, अब बात यह है दूसरा, वाटर टेबल को कंसिडर ही नहीं किया। वाटर टेबल को बहुत दूर डाल दिया स्ट्रेस जोन से, तो उसका इफेक्ट अगर आता है तो वहां को देखना पड़ेगा। स्ट्रिप के अलावा कोई और फुटिंग आती है तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जनरल शेयर फेलियर के अलावा और कोई शेयर फेलियर आता है तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सेंट्रिक लोडिंग मानी गई है, मतलब कि लोड इज गोइंग एक्जेक्टली फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंट्रिक लोडिंग आती है तो आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। एक लास्ट चीज लिखिए कि शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ बेस ही माना गया। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेलर फाउंडेशन है तो बेस का ही शेयरिंग रेजिस्टेंस मानेंगे, साइड का शेयरिंग रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने एनालिसिस में साइड की सॉइल को हटा ही दिया कि वो है नहीं, लेकिन उसको एज ए सरचार्ज अप्लाई कर लिया। उसके शेयरिंग रेजिस्टेंस के इफेक्ट को हटा के यहां पे उसी का सरचार्ज दे दिया, कितना? गामा डीएफ, क्योंकि ये गामा वाली सॉइल है जो डीएफ डेप्थ तक है, तो गामा डीएफ का सरचार्ज दे दिया। बना के दिखाते हैं अभी आपको सारी चीजें, बना के दिखाते हैं आपको सारी चीजें और देखते हैं कि फेलियर का मोड कैसा है। 3 टाइप के फेलियर जोन बनेंगे, उसके बारे में लिखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये फुटिंग हो गई जिसकी डेप्थ डीएफ हो गई, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये बेस ऑफ फुटिंग हो गया। हमने क्या किया? यहां की सॉइल को हटा दिया, मन में से हटी नहीं है, मन में से हटा दिया, लेकिन पूरी जिंदगी से नहीं हटा है। हम बोल रहे हैं कि भैया फाउंडेशन से लोड आएगा ही, उसी के साथ में ये सॉइल अपना लोड डाल देगी यहां पे, गामा डीएफ, इसको हम सरचार्ज बोल देंगे। नहीं तो क्या होता? मान लो ये 1 मीटर की भी सॉइल है तो उसका अपने को साइड रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लेना पड़ जाता, उसको हमने हटा दिया। अब जैसे ही अंडर द लोड ये फेल होगी, सबसे पहला जो जोन बनता है वो इलास्टिक जोन होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, इसीलिए लीनियर लाइन बनी है। इलास्टिक जोन है इसीलिए लीनियर लाइन बनी है। सो दिस इज द मोस्ट सेंट्रल जोन या इलास्टिक जोन बोलेंगे। और अगर लोड इंक्रीज हुआ, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, और अगर लोड इंक्रीज हुआ, स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, तो ये चीज प्लास्टिक जोन में चली जाएगी, जो कि रेडियल फॉर्म में होगा, इस तरह से प्लास्टिक जोन में। ये या तो सर्कुलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, देखते हैं किसके लिए क्या होता है। और उसके बाद जो लास्ट आएगा वो आएगा ये फाइनल आपका फेलियर। थोड़ा नीचे तक ले लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आएगी जिसको हम बोलेंगे रैंकाइन्स फेलियर जोन, और यहां तक स्ट्रेस जोन आपका डेवलप हो रहा है। तो आप देख लीजिए कितने जोन बने, पहला जोन तो ये बना, सेकंड जोन ये रेडियल वाला बन गया, और थर्ड जोन बन गया आपका रैंकाइन्स पैसिव फेलियर जोन। पैसिव फेलियर क्यों है? एक तरह से आप इसको ऐसा समझो कि एक वॉल है जो सॉइल को दबाए जा रही है, तभी तो हीविंग आती है, यही तो पैसिव फेलियर होता है। पैसिव में क्या होता है? एक वॉल सॉइल की तरफ जाती है, तो यहाँ पे एक फाउंडेशन सॉइल की तरफ आ रही है। तो ये बताओ, अगर ऐसी बात है तो ये फेलियर कितने एंगल पे होगा? अगर ये पैसिव है तो ये एंगल आएगा 45 माइनस 5/2, इफ यू रिमेंबर इन पैसिव केस 45 माइनस 5/2। ये एंगल जो है ये है फाई, दिस एंगल इज फाई। इफ यू रिमेंबर शेयर फेलियर का एंगल कितना आता है? फाई आता है, जहां से आपकी फेलियर एनवेलप निकलती है, बीटा मैक्स इज इक्वल टू फाई। तो यहां से फाई से आपका पहला फेलियर एंगल आया, रैंकाइन फेलियर एंगल ये हो गया, रैंकाइन फेलियर एंगल ये हो गया। क्लियर? लिखिए, द वेरी फर्स्ट जोन इज नोन एज सेंट्रल जोन। Very first zone is known as central zone.
लिखे, इन दिस जोन सॉइल रिमेन इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम. In this zone, soil remain in elastic equilibrium. And this part of footing settles with footing, and only this part of footing settles with footing. इसीलिए इलास्टिक जोन में कि अगर लोड हट गया तो वापस जगह पे, लोड नहीं रहा तो ओनली इतना ही पार्ट क्या करेगा, सेटल करेगा. इसीलिए बोला था सेटलमेंट बहुत कम होती है. नेक्स्ट लिखिए रेडियल शियर जोन. जोन नंबर 2 इज रेडियल शियर जोन. And this part of footing settles with footing, and only this part of footing settles with footing. इसीलिए इलास्टिक जोन में कि अगर लोड हट गया तो वापस जगह पे, लोड नहीं रहा तो ओनली इतना ही पार्ट क्या करेगा, सेटल करेगा. इसीलिए बोला था सेटलमेंट बहुत कम होती है. नेक्स्ट लिखिए रेडियल शियर जोन. जोन नंबर 2 इज रेडियल शियर जोन. रेडियल शियर जोन. इट रिमेन इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. इट रिमेन इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. ये जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहेगा. इट रिमेन इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. It remain in plastic equilibrium. It will be circular for clayey soil. It will be circular for clayey soil and log spiral. And log spiral. It will be circular for clay soil and log spiral. For C5 soil. For C5 soil. Thirdly. Third is known as for C5 soil. For C5 soil. Thirdly. Third is known as Rankine passive zone or linear shear zone. Rankine passive zone or linear shear zone. Third is Rankine passive zone or linear shear zone. Or linear shear zone. Linear shear zone. इसमें एक लाइन लिख लीजिए. It is adjacent to edge of footing. देखो edge of footing के adjacent है. Edge of footing. And remain in passive state.
and remain in passive state. The surface of rupture plane making the angle of 45 minus 5 by 2. यहाँ पे लिखा हुआ वैसे 45 minus 5 by 2. ये भी उतना ही आएगा, यहाँ से भी सेम ही आएगा 45 minus 5 by 2. ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है फाउंडेशन का। 3 टाइप के फेलियर बताए। कल से हम बेसिकली इसके एनालिसिस चालू करेंगे कि कैसे अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, सारी चीजें। रप्चर प्लेन, द सरफेस ऑफ रप्चर प्लेन मेकिंग द एंगल ऑफ 45 minus 5 by 2. यहाँ पे लिखा हुआ वैसे 45 minus 5 by 2. ये भी उतना ही आएगा, यहाँ से भी सेम ही आएगा 45 minus 5 by 2. ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है फाउंडेशन का। 3 टाइप के फेलियर बताए। कल से हम बेसिकली इसके एनालिसिस चालू करेंगे कि कैसे अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, सारी चीजें कल देखेंगे। बस बाकी परसों हम प्लेट लोड टेस्ट कर लेंगे, परसों होपफुली खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय। सारी पढ़ लेंगे, ठीक है। और नोट्स अच्छे से पढ़ा करो आप सब लोग, है ना। सब कुछ नोट्स में लिखा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। टर्जा के जंक्शन में वाटर टेबल कंसीडर बियॉन्ड द स्ट्रेच जोन समझ में आया। इसका मतलब उन्होंने वाटर टेबल का असर ही नहीं देखा। बियॉन्ड द स्ट्रेच जोन का मतलब है जहां तक अपनी फाउंडेशन का असर है वहां तक वाटर टेबल नहीं है। तो अगर वाटर टेबल आ गई उसके बीच में तो हमें उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। दैट टुडे वी आर गोइंग टू सी, वही सब हम आज देखने वाले हैं। चलो, नमस्ते संदीप, नमस्ते व्योम, गुड मॉर्निंग व्योम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, वेरी नाइस। सो कल हमने देखा था कि जनरल शेयर फेलियर का मैंने पूरा आपको, इसमें इंक बहुत ज्यादा हो गई है। प्रवीण कुमार सर, 11 से क्लास है या 11:30 से? अभी तो हम 11:30 पे ही आए हैं, तो 11:30। अभिषेक लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे लेके जा रही है, ठीक है। बढ़ के हमें काम करना है, याद रखेंगे, मरेंगे नहीं हम में से कोई भी, ठीक है। करके रहेंगे, जो भी करना है, जो सोचा है डेफिनेटली करना है तो मतलब करना ही है, नहीं करना है तो छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कल हमने देखा था जनरल शेयर फेलियर, 3 जोन देखे थे हमने। सबसे पहले इलास्टिक जोन देखा था। द वेरी फर्स्ट जोन विच वी हैव सीन इज द इलास्टिक जोन, जिसमें हमने बोला था कि उतने ही लेवल तक बस फाउंडेशन सेटल होती है। उसके बाद रेडियल शेयर जोन था जो सर्कुलर हो सकता था सी सॉइल के लिए, मतलब कि क्ले सॉइल के लिए, स्पाइरल हो सकता था C5 सॉइल के लिए। फिर रैंकाइन्स पैसिव जोन या लीनियर शेयर जोन आया था। और हमने ये भी देखा था कि जनरल शेयर फेलियर जो है बहुत ही डेंस सॉइल में आता है, और तो और टर्जागी की थ्योरी है ही जनरल शेयर फेलियर के लिए। उस केस में टर्जागी ने बेयरिंग कैपेसिटी निकाल के दी है, और हमें पता है बेयरिंग कैपेसिटी किसके बेस पे निकलती है। बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब है शेयर स्ट्रेंथ के, शेयर फेलियर के रिलेटेड है। और अगर मैं बेयरिंग प्रेशर की बात कर लूं तो सेटलमेंट क्राइटेरिया से रिलेटेड है, ठीक है। गुड मॉर्निंग रवि एंड काजल। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने लिख के दिया है दैट इज अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी। अब इन पूरी बातों को समझेंगे, अल्टीमेट क्या होता है, नेट अल्टीमेट क्या होता है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ultimate bearing capacity QU is equal to CNC plus gamma DFNQ plus half gamma BN gamma। अब इस पूरी बात को समझना वापस से, मैं एक बार वो कल वाला डायग्राम बना देता हूँ उसको समझाने के लिए। एक बार डायग्राम बनाना जरूरी है। ये आपका फाउंडेशन लेवल है, ये B है, सेलो फाउंडेशन है क्योंकि हम टर्जा की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये DF है। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ पे 1 और 2 बना दे रहा हूँ, 1 और 2 बना दे रहा हूँ। ये बताओ कि 1 और 2 में से ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, ठीक है, दिस इज द फाउंडेशन। ये बताओ 1 में भी सॉइल है, 2 में भी सॉइल है, कौन सी सॉइल बेयरिंग सॉइल है? विच सॉइल इज गोइंग टू बियर द लोड?
विच सॉइल इज गोइंग टू बियर द लोड? सेकंड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि सॉइल वन तो वो सॉइल है जो कि एडजेसेंट सॉइल है इसके। ये 2 वाली सॉइल है जो सारा का सारा लोड क्या कर रही है, बियर कर रही है। कौन कौन सी चीज का लोड बियर कर रही है? इस फाउंडेशन के ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है उसका भी लोड बियर कर रही है। ये जो सॉइल है जो आप यहाँ से हटा चुके हो और उसको एज ए गामा डीएफ यहाँ पे आप सरचार्ज अप्लाई कर चुके हो। हटा चुके हो का मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ से रिमूव कर दी है, हम अपनी एनालिसिस में उसका स्किन फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, उसी को एज ए सरचार्ज दे ले रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, ये तो हो गया गामा डीएफ। ये गामा कौन सी सॉइल का है? ये गामा कौन सी सॉइल का है? सॉइल नंबर 1 का है। और ये जो गामा लिख रहा हूं वो कौन सी सॉइल का है? ये सॉइल नंबर 2 का है। विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कहां एग्जिस्ट कर रही है? बॉटम वाली सॉइल में। तो ध्यान रखना, इस बेयरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले में हमको यही सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। सीएनसी का मतलब है, सी का मतलब हो गया कोहेजन। किस सॉइल का कोहेजन है ये? किस सॉइल का कोहेजन है? सी है कोहेजन ऑफ बियरिंग सॉइल। ये बियरिंग सॉइल का कोहेजन, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हो तो उसकी निकालोगे ना जो सॉइल बियर कर रही है। ये गामा किसका है? ये गामा भी है यूनिट वेट ऑफ बियरिंग सॉइल। लेकिन ये वाला जो गामा है ये किसका है? ये है यूनिट वेट ऑफ एडजेसेंट सॉइल। आगे बात समझ में। बी का मतलब विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, वो बताने की जरूरत नहीं है। डीएफ का मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखने की बात एक और है, NC_NQ_N गामा क्या है? NC_NQ_N गामा क्या है? ध्यान से देखना, इट इज अ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। इट इज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर ऑफ बियरिंग सॉइल डिपेंड्स ऑन 5 वैल्यू। ये NC_NQ_N गामा भी आपको कौन सी सॉइल के लेने हैं? जो सॉइल आपका लोड बियर करने वाली है। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको NC_NQ_N गामा फर्स्ट वाली सॉइल के भी देंगे, सेकंड वाली सॉइल के भी देंगे। हमें हमेशा सेकंड वाली सॉइल का काम में लेना, क्योंकि कल वाला कॉन्सेप्ट, लोड यहां से आ रहा है, ट्रांसफर किसमें हो रहा है? इस वाली सॉइल में ट्रांसफर हो रहा है। जो भी ऊपर से आ रहा है, ले कौन रहा है ब्रो? ये वाली सॉइल ले रही है। तो जो लेना है इसको लेना है। इस सारे शेयरिंग रेजिस्टेंस किसके काम करेंगे? इसी काम करेंगे। सारी कैपेसिटी किसकी काम करेगी? इसकी काम करेगी। और हमने यही लिखा है, NC_NQ_N गामा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? 5 पे डिपेंड करती है। सर फुटिंग तो स्क्वायर बॉक्स, अरे तो भाई ये लो ऐसी बना लो यार, ऐसी बना लो, क्या फर्क पड़ता है? लो जो भी आपने एस्टिमेट में देखा होगा ना, इसलिए आप कंफ्यूज कर रहे हो। कोई बात नहीं, लो ये कर लो, जैसे आपने एस्टिमेट में देखी वैसे बना लो, बस ये लो, ये हो गया फुटिंग, बस। समझ में आई आपको यहां तक की बात? देखो भाई, बात सुनना मेरी बात, यहां बहुत सारी बातें सीखने के आ गए। ये बताओ कि ये सीएनसी तो समझ में आया कि इसका कोहेजन और इसका बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। गामा डीएफ क्या है कि भैया ऊपर सरचार्ज ये लोड आ रहा है, इसको कौन लेगा? सेकंड वाली सॉइल लेगी, तो वो आ गया। फिर हाफ गामा बी एन गामा, हाफ गामा बी गामा ये वाला आएगा, बी ये आ रहेगा, और एन गामा मतलब बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर ऑफ दिस सॉइल। इसका मतलब इस सॉइल में क्या ये फॉर्मूला केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए नहीं है, क्योंकि सी आपको दे दिया, मतलब कोहेजन लेस के लिए नहीं है। तो क्या ये केवल कोहेजन सॉइल के लिए नहीं है, क्योंकि हर जगह फाई की वैल्यू भी आ रही है साथ में। तो क्या इसमें दोनों सॉइल का इफेक्ट लिया गया? हाँ बिल्कुल, इसका भी लिया गया, इसका भी लिया गया, इसीलिए इसका नाम है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, कि अल्टीमेटली सॉइल को क्या क्या लोड लेना है। तो सॉइल ने सबसे पहले लोड लिया जो ऊपर से आ रहा है फुटिंग का, फिर सॉइल ने इस मिट्टी का लोड लिया जो आ रहा है, इसलिए आपने इसको बोल दिया क्या? अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब मैं बात करने जा रहा हूं QNU, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ध्यान से देखना, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ये बताओ, QNU बोलते हैं, ये बताओ कि इस सॉइल ने नेट कौन सा लोड लिया है? नेट लोड क्या लिया है भाई?
देखा सर, जो ऊपर से लोड आ रहा है वो, और ऊपर से सॉइल का भी लोड, दो चीजों का लोड। तो ये लोड तो पहले भी था, आप फाउंडेशन नहीं भी बनाते तब भी ये सॉइल का लोड इस सॉइल पे तो पहले भी था। तो अभी आपने नया नेट लोड क्या लगाया है? जो आपने यहां किया वही लगाया। इसका मतलब इस पूरे में से अगर मैं इसका इफेक्ट माइनस कर दूं, वही इफेक्ट क्या बचेगा? नेट बचेगा। क्योंकि ये जो इफेक्ट है गामा डीएफ, ये तो शुरुआत से ही था। आप फुटिंग बनाते नहीं बनाते, ये तो शुरुआत से ही था। इसका मतलब क्या हो गया? क्यू में से अगर मैं गामा डीएफ माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ये वो नेट लोड है जो इस सॉइल को बियर करना है, क्योंकि ये वाला लोड तो वो हमेशा से बियर करते आइए, तो ये वो नेट लोड है जो सॉइल को बियर करना है। मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये गामा को मान लो आप 18 और इस विड्थ इसको मान लेते हैं, डीएफ को मान लेते हैं 3 मीटर, तो ये 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है जो इसको बियर करना है। और ऊपर से जो टोटल मान लो स्ट्रेस आ रहा है वो मान लीजिए आ रहा है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इसका मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या हुई? 150 प्लस 54 मतलब हो गया करीब करीब 204 किलो न्यूटन पर मीटर। बट नेट कितना है? 150 है। फाइनली 150 ही ले पाएगी ये लोड, क्योंकि इतना 54 तो तब भी ले रही थी, आज भी ले रही है, कल को भी लेगी। आप फाउंडेशन बनाओ चाहे मत बनाओ। जब आपको ये पता चल गया कि इतना ही नेट लोड ये सॉइल ले सकती है, इतना ही नेट लोड ये, आपने बेयरिंग कैपेसिटी निकाल ली। भाई बेयरिंग कैपेसिटी आ रही है 204, बेयरिंग कैपेसिटी आ रही है 204 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, उसमें से 54 तो यही है। तो हमने बोला कि नेट फिर आप इस पे कितना लोड ला सकते हो कि सर 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का नेट लोड डाल सकते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि इसकी नेट कैपेसिटी 150 है तो क्या 150 डाल दोगे क्या? जब आपको पता ही चल गया कि नेट इसका 150 तो 150 डाल दोगे क्या? क्योंकि 150 आप डालोगे 54 पहले से रहेगा, ये तो पहले से ही रहेगा। इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल गया कि देखो यार, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मैंने एक बैग उठाया कम से कम 20 किलो का, और मैं चले जा रहा हूं, और एक आदमी कह रहा है कि ये जो चल रहा है आइटम, ये जो पूरा आइटम चल रहा है ये 100 किलो का है। वो टोटल लोड बता रहा है 100 किलो मेरा और बैग का, लेकिन नेट मैंने कितना उठाया? 20 ही तो उठाया। मेरा वेट तो मैं हमेशा ही उठाऊंगा, नेट मैंने 20 उठाया। अब अगर आपको यह पता चल जाए कि मेरी कैपेसिटी ही 20 उठाने की, तो आप मुझे क्या 20 उठवा दोगे क्या? अगर मैं 20 उठा के फेल कर जा रहा हूं, मेरा हाथ ही टूट जा रहा है 20 किलो उठाने पे, तो क्या मुझे 20 उठवा दोगे क्या? आप क्या रखोगे उसमें? फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखोगे। You will take the factor of safety in that। क्या आप 20 तक उठा सकते हो? चलो 15 उठा के लेके जाओ। इसका मतलब उसको बोलते हैं हम नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी QNS। जो नेट आया उसी में आपने क्या ऐड कर दिया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिवाइड कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, कि भाई 20 तुम्हारी औकात है, तुम 15 ही लेके चलो। ठीक है, ये सेफ लोड लेके चलो। मतलब कि आपको मैंने बता दिया कि 150 ले सकते हो आप, लेकिन आपको दिलवाया कितना? आपको सिर्फ दिलाया मान लीजिए 100। तो अब आप बिल्कुल सेफ हो कि आपने नेट लिया कितना? सुनो ध्यान से, इस सॉइल ने नेट लोड की लिया कितना? 100। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो फाइनल लोड कितना ले रही है? 100 प्लस 54। फाइनली लोड सॉइल लोड कितना ले रही है? 100 प्लस 54, जिसमें पूरी तरह से क्या है? सेफ है। उसको बोलते हैं हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी। दैट इज नोन एज ग्रॉस सेफ भी बोल सकते हैं, और सेफ भी बोल सकते हैं। सेफ बियरिंग कैपेसिटी दैट इज QS। QNS जो 100 आया, QNS प्लस वापस से 54 बता दो कितना, तो QNS प्लस गामा डीएफ। समझ में आया आपको? मैं चल रहा था, किसी ने बोला ये टोटल 100 किलो का आइटम चल रहा है, 80 किलो का खुद है, 20 ज्यादा से ज्यादा ही ले सकता है, ये अल्टीमेट बता दिया उसने। तो मैंने कहा यार मैं तो मेरा लोड तो हमेशा लूंगा, तो नेट कितना लेके जा रहा हूँ? आप बोलोगे 20 लेके जा रहा हूँ। यार 20 में तो मेरा हाथ टूट जाएगा, तो एक काम करो आप 15 ही लेके जाओ, तो मैं 15 किलो का नेट सेफ लोड लेके चल रहा हूँ। तब वो दूसरा आदमी क्या बोलेगा? 95 kg चीज चल रही है, 95 kg चीज चल रही है, 80 किलो का मैं और 15 किलो मेरा हाथ में बचा, 95 kg चल रहा है। तो ये तो हो गया जो अल्टीमेट बताया, ये तो हो गया वो 100 किलो जो उसने सबसे पहली बार बोला था। फिर ये हो गया वो 20 किलो जो मैंने कहा था नहीं मैं नेट तो 20 ही किलो ले रहा हूँ। फिर ये हो गया वो जब मेरे को 15 किलो पकड़ाया गया कि भाई तुम 20 ले सकते हो लेकिन 15 किलो पकड़ो। ये वो हो गया जो फिर से उस आदमी ने देख के बोला देखो फाइनली 95 चल रहा है, 80 किलो का खुद आदमी और ये 15 किलो इसके हाथ में, तो ये फाइनल लोड, ये वो लोड है जो फाइनली सॉइल क्या कर रही है? बियर कर रही है।
हम हमेशा नेट सेफ के लिए डिजाइन करते हैं। व्हाई वी रिक्वायर टू डिजाइन फॉर नेट सेफ, क्योंकि ये लोड तो उसको हमेशा ही लेना है, ले चाहे मत, तो ये तो हमेशा का ही है, इसका तो कोई वो वेरिएबल ही नहीं है। समझ में आई आपको बात? अब अगर आपको कभी भी बीच में से कुछ भी उठा के पूछ ले, अल्टीमेट, ये तो मैंने बेयरिंग कैपेसिटी निकाली, अगर मैं पूछ लूं कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, तो इसी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करा दोगे? एरिया से, तो लोड बेयरिंग आ जाएगा। नेट अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जो ये वैल्यू उसको एरिया से मल्टीप्लाई करा दो। नेट सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ये कर दो। सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ये कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। लेट अस से, अरे यार बहुत ज्यादा इंक कर दिया। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, अगर एक फॉर्मूला लिखने को बोलूं आपको, फॉर्मूला क्या मतलब, एक कॉन्सेप्ट लिखने को बोलूं, तो आप लिखेंगे क्या? आप कैसे इसको लिख सकते हैं? हाउ यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस लाइक दिस, क्यू सेफ, कैपिटल क्यू आ गया क्योंकि लोड बेयरिंग कैपेसिटी। तो ये बताओ क्यू सेफ तक आप कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले आप निकालोगे क्या? क्यू अल्टीमेट। सबसे पहले आप निकालोगे क्या? क्यू अल्टीमेट। उसमें से गामा डीएफ माइनस कर दोगे, उसमें से गामा डीएफ माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? नेट अल्टीमेट। नेट अल्टीमेट उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर दोगे, ये क्या आ जाएगा? नेट सेफ आ जाएगा। नेट सेफ में वापस से गामा डीएफ ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा क्या? सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब ये सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को एरिया ऑफ फाउंडेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी। अब ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, आपको लगेगा ये फॉर्मूला तो पढ़ा है नहीं, कैसे नहीं पढ़ा है? इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखा है बस।
बेयरिंग कैपेसिटी। और कोई भी बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब भी क्या होता है, आप लोड बेयर कर रहे हो, इसका मतलब क्या आप अपनी स्ट्रेंथ तो दिखा रहे हो। सर ये देखो राजन कुमार, सर स्किन फ्रिक्शन भी तो काउंट होगा। मैं बोल रहा हूं उसी को तो इग्नोर किया है तरजागी ने, उसी को इग्नोर करके उस सॉइल का ऐसे सरचार्ज लोड ले लिया है। और कितना स्किन फ्रिक्शन आ रहा है, आपकी डेप्थ आपकी विड्थ से कम है यार। डीएफ अपॉन बी का वैल्यू का ये है सेलो फाउंडेशन, ये है सेलो फाउंडेशन। इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट के कंपेयर में कितना कम है। यही अगर आपका पाइल फाउंडेशन हो जाएगा तो इसका इफेक्ट आएगा, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यू सेफ हो गया, वो चीज हो गई जो फाइनली आपको लेना है, नेट सेफ आप 100 ले रहे हो, फाइनली आपके पास कितना आ रहा है 100 + 54 आ रहा है। और ये हमने कैसे निकाला, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। अगर मुझे सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेट निकालूंगा, अल्टीमेट में से गामा डीएफ माइनस करूंगा, नेट अल्टीमेट पे आ गया, नेट अल्टीमेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करूंगा, नेट सेफ पे आ गया, उसमें वापस से गामा डीएफ ऐड करूंगा, सेफ पे आ गया तो सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया ऑफ फुटिंग से, तो सेफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब ये जितना भी आपने लिखा है, ये सब कुछ किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर टर्जागी थ्योरी जिसमें जनरल शेयर फेलियर हो रहा है। सेकंड, ये वैलिड है उसके लिए जिसमें वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं है। ये वैलिड है स्ट्रिप फुटिंग के लिए, ये वैलिड है सेंट्रिक लोडिंग के लिए। मतलब इनमें से कुछ भी चेंज हुआ, ये वैलिड है स्ट्रिप फुटिंग के लिए, इनमें से कुछ भी चेंज हुआ सारी कहानी बदल जाएगी, आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं मॉडिफिकेशंस, और सिर्फ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि इसमें हो गया तो बाकी सब तो वही चलना है, उसमें से गामा डीएफ माइनस कर दो XYZ, वो बाकी सब तो वही चलना है। अब क्या चेंज हो रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, इफ सॉइल इज गेटिंग फेल इन लोकल शेयर फेलियर, क्योंकि अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला बना हुआ किसका है, जनरल शेयर फेलियर का, इट इज मेड एज पर द जनरल शेयर फेलियर। तो फॉर लोकल शेयर फेलियर, अगर यही सॉइल लोकल शेयर फेलियर में फेल होती है, तो आपको जो आप यहाँ पे C यूज कर रहे हो ना, इस C की जगह C' यूज कर लेना, जो कि 2/3 ऑफ C होता है। मतलब जो भी C आपको सॉइल का दे रखा है, कोहेजन मान लो आपको दे दिया 100, तो आप उसकी जगह 67 यूज कर लीजिए। ठीक है, मोर ओवर इसी तरह से नया φ' भी आएगा, वो होगा 2/3 tan φ। इसका मतलब φ' की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2/3 tan φ। तो जो आपको फाई दे रखा है उससे नया φ' निकालो, और एज पर दिस एज पर न्यू φ' NC NQ N गामा should be chosen। भाई फाई की वैल्यू 30 डिग्री थी, 30 डिग्री के NC NQ N गामा कुछ और होंगे। अब आपने फाई की वैल्यू चेंज कर दी, मान लो आ गया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कुछ और होंगे, तो जो होंगे उसको यूज करना है आपको। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोकल शेयर फेलियर में सॉइल क्या है, लूज है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है, कम है, तो आपने शेयर स्ट्रेंथ यहाँ से भी कम कर दी, C भी कम कर दिया और φ' भी कम कर दिया। उसके हिसाब से नए NC NQ N गामा आ जाएंगे, आगे देखते हैं। ये तो हुआ, हमने एक मॉडिफिकेशन कर लिया कि अगर जनरल शेयर फेलियर की जगह लोकल शेयर फेलियर होता तो क्या करेंगे। यही अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है, अगर होती है तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। रेक्टेंगुलर फुटिंग होगी तो QU में क्या मॉडिफिकेशन आएंगे, आइए देखते हैं। अपना अभी बेसिक फॉर्मूला क्या चल रहा है, बेसिक फॉर्मूला चल रहा है CNC गामा DF_NQ हाफ गामा BN गामा, ये मॉडिफिकेशन यही चल रहा है। हमको इसमें दो मॉडिफिकेशन करने हैं, वी नीड टू डू द 2 मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज 1 + 0.3B/L, ये यहां जोड़ना है, 1 - 0.2B/L, ये करेक्शन यहां लगानी है। जैसे ये फॉर्मूला आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो आपका बन जाएगा ये फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, आपकी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फुटिंग कौन सी है, स्ट्रिप है। अब B और L क्यों ले लिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर फुटिंग में B और L दोनों सिग्निफिकेंट है, जबकि आपकी स्ट्रिप फुटिंग में L की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है B के कंपेयर में। आप खुद सोचो, अगर L की वैल्यू 200 है, B की वैल्यू सिर्फ 2 मीटर है, तो ये वैल्यू तो नेग्लिजिबल आ गई ना। अगर ये वैल्यू 0 हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, तो ये 1 हो गया, फिर सिमिलरली ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई, फिर से ये 1 हो गया, तो वही फॉर्मूला बन गया आपका जो पहले था। अब अगर आपको ये पता चल गया, तो आपको ये भी बता सकते हो तो कि स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या होगा, फॉर स्क्वायर फुटिंग, ये तो सेम ही है,
सेम ही रहेगा। स्क्वायर फुटिंग में बी और एल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो क्यू यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों सेम हो गए मतलब 1 हो गया। तो ये बन गया, ये बन गया, अब ब्लू को ब्लू से लिख देता हूं, ये बन गया 1.3, ये तो बन गया 1.3 सी एन सी, फिर गामा डी एफ एन क्यू। हाँ अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे भी अगर मैं बी और एल को सेम कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 0.2 मतलब कि 0.8, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई हाफ क्या बन जाएगा 0.4, क्या बन जाएगा 0.4 गामा बी एन गामा, गामा बी एन गामा। यही अगर सर्कुलर फुटिंग हुई, फॉर सर्कुलर फुटिंग, अगर सर्कुलर फुटिंग हुई तो सिमिलर काइंड के चेंज यहाँ पे भी आएंगे। सी एन सी एज इट इज है, गामा डी एफ एन क्यू एज इट इज है, प्लस गामा बी एन गामा एज इट इज है। थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ये 1.3 का 1.3 रहेगा और ये 0.3 हो जाएगा, बस ये 0.3 हो जाएगा। और बी की जगह डाया आ जाएगा, डाया मैं इसको भी ब्लू कलर से लिख दूं, और डाया आना ही है, उसमें कोई विड्थ होती नहीं, जो भी है डाया ही है, ये डाया ऑफ फुटिंग है, क्योंकि सर्कुलर फुटिंग है तो डाया ऑफ फुटिंग है, ये बात। Is that clear for everybody or not? Is that clear for everyone or not?